जी, अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। इस वीक में मार्केट को देखा जाए तो इस दफ़ा जो है काफ़ी हद तक मार्केट रेड में रही है और इस टाइम -3.5% में क्लोज कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पूरी कम्युनिटी में पैनिक में है लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हुए हुए हैं कि ये क्या मसला चल गया। हमने जैसे ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो उसके बाद एकदम से मार्केट नीचे आ गया। सो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए इट इज़ समथिंग न्यू, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को पता है कि मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट हमेशा ये नहीं होता कि आपकी मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाती रहे। जो पिछले 2-2.5 साल से हमारी मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर चुकी है, अब थोड़ा सा इसको रेजिस्ट करना चाहिए था, थोड़ा सा इसको रेंज वाली साइड पे भी जाना चाहिए। जहां पे आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने काफी हद तक पैसा बनाया, हल्का फुल्का प्रॉफिट टेकिंग भी चल रही होती है, कुछ रीपोजिशनिंग भी चल रही होती है, कुछ जो है फॉरनर्स उनकी बाइंग सेलिंग भी चल रही होती है। तो ये सिनेरियो होता ही है मार्केट में। इस तरीके से मार्केट जो है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल होती है। अब गोइंग फॉरवर्ड जो है, आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, फंडामेंटली भी डिस्कस करेंगे, टेक्निकली भी इसको डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इतने परेशान होने वाली सिचुएशन है या नहीं है। और अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिक्स किए हुए हैं और जो मेरे 2026 की जो पिक्स हैं उसको भी आज थोड़ा सा हम देखेंगे कि अभी तक जो है उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। यूएस की मार्केट के ऊपर जो मैंने आप लोग को डिटेल में चीजें बताई थी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, उसके भी रिजल्ट्स देखते हैं और फिर थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वाकई में हमें इतना सिचुएशन बुरी भी है या अच्छी जा रही है। ठीक है, ग्लोबली थोड़ा सा देखा जाए, आप लोग देख रहे हैं कि यूएस ईरान की काफी हद तक न्यूज ये चल रही है कि हो सकता है कि वॉर की तरफ सिचुएशन चली जाए। ट्रम्प जो है, आपको पता है कि एज यूजुअल जो है वो यू टर्न्स लेने का माहिर है और रिसेंटली उसने जो है ये कह दिया कि अभी जो है ईरान के साथ हम निगोशिएट करेंगे। अब देखते हैं कल के दिन में दोबारा यू टर्न ले लेंगे, क्या होगा सिनेरियो। इसकी वजह से मार्केट जो है पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है बाकायदा तौर पे वो काफी हद तक जो है, अगर आप देखें, रेंज बाउंड चल रही है। यूएस की जो नैस्डैक की मार्केट्स हैं, थोड़ा बहुत वहां पे प्रेशर जरूर है, लेकिन अगर आप वही चीज यूएस 30 की मार्केट अगर आप देखें, टॉप 30 स्टॉक्स देखेंगे जिसमें टेक की कंपनीज कम आती हैं, वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। जो यूके की मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे है। ये जो आपकी जापान की मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे है। जर्मनी की मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो ये सारी सिनेरियोज काफी हद तक बेहतर चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट भी करता चलूं। संडे को मैंने एक वेबिनार अनाउंसमेंट की हुई है, द बियर मार्केट स्ट्रेटजी, और इसके ऊपर हम एक स्ट्रेटजी जो जो बेसिकली साइकोलॉजी के ऊपर होती है, उसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि किस तरीके से अगर आपको आप पैनिक कर रहे होते हो तो आपने किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा फोकस रखना होता है, या आपने जो फंडामेंटल्स है उसको, जो मेन फंडामेंटल्स है उसको जाके देखें कि अगर उनमें कोई मसला मसाइल है तो फिर तो घबरा सकते हैं हम, लेकिन अगर उसमें मसला मसाइल नहीं है, जो कि इस टाइम नहीं है, तो हमने किस तरीके से स्ट्रैटेजी वाइज चलना है। ठीक है, तो ये अगेन आप लोग, ये आप नजर आ रहा होगा, आप लोग रजिस्टर अभी भी कर सकते हैं। जब आपको सैटरडे को बुल्जन बेस मिलेगा तो नेक्स्ट डे सुबह ही 11 बजे हमारे ये सेशन होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है बुल्जन बेस फॉर्मेट की हम बात कर लेते हैं। जो लोग नए नए आ रहे हैं तो इस तरीके से हम फॉर्मेट को लेके चलते हैं। टॉप डेवलपमेंट जैसे मैंने अभी आपको लोकल मार्केट एंड यूएस मार्केट सारा डिटेल में डिस्कस किया, वो मैं बता रहा होता हूँ। फिर मार्केट रिकैप, स्क्रिप्ट परफॉर्मेंसेस, अगेन फराज अपने एंड पे कवर कर रहे होते हैं कि जो हमने स्क्रिप्ट्स की जो भी कॉल्स वगैरह दी हुई थी या मार्केट का रिकैप बताया हुआ था, वो हम उसको डिटेल में देखते हैं। और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा होता डिटेल में। उसके बाद टॉप स्क्रिप्ट्स अगर हमारी इस वीक में होती हैं, अगर तो हमारे पास अवेलेबल फंडामेंटली कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती है तो उस वीक में हम बता देते हैं। और टेक्निकली एंड फंडामेंटली, फंडामेंटल्स में मैं कवर करता हूँ, टेक्निकली फराज कवर करते हैं। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स और गोल्ड एंड फॉरेक्स को भी अगेन मैं और फराज दोनों तरीके से फंडामेंटली एंड टेक्निकली कवर कर रहे होते हैं। एंड लास्ट जो है सेगमेंट हमारा क्रिप्टो का, वो सलमान को हम इन्वाइट करते हैं, वो फंडामेंटली हमें बताते हैं और अगेन उसके अंदर अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है टेक्निकली तो उसको फराज अपने एंड पे कवर करते हैं। चलें हम फराज भाई की तरफ चलते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगेन रमजान मुबारक टू ऑल ऑफ यू गाइस। सॉरी शुरू में मुझे बताना चाहिए था, बट अगेन फराज भाई की तरफ चलते हैं। फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट का भी ओवरव्यू बता दें। ऑल गुड। और जी सबको रमज़ान मुबारक। बिल्कुल पैनिक रहा इस हफ्ते मार्केट में बहुत ज़्यादा और काफ़ी लोग परेशान रहे, लेकिन मैं उन सबको ये बता दूं, जो एपिसोड 62 थी सरमाया की बुल्स एंड बेयर शो की, उसमें लास्ट टाइम मैं इंडिकेट कर गया था, बता दिया था कि भाई बेयर्स के पॉइंट्स ज़्यादा हो चुके हैं और बुल्स के कम हैं, तो हम यहाँ से करेक्शन या मार्केट जो है वो नीचे आती हुई साइडवेज हो जाएगी, ये हमने डिस्कस किया था। और मैंने ये भी सजेशन दी थी कि जो स्टॉक्स प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर नहीं भी करने और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये छोटे मोटे मसले या करेक्शंस जो हैं, अभी आज के दिनों में आपको ये बहुत बड़ी करेक्शंस लग रही होंगी, आने वाले टाइम पे ये छोटी लगेंगी। अभी इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सो
ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और फिर उसके बाद ये बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो पैनिक मचा हुआ है इस टाइम मार्केट में, जो पैनिक हुआ है क्रिएट, कि यूएस ईरान वॉर होने वाली है और उसकी वजह से हमारी जो मार्केट है वो ज़्यादा नीचे आना शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेस ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। लास्ट ईयर 2025 में जब पाकिस्तान इंडिया वॉर हो रही थी यहाँ पे, इस जगह पे, सो यहाँ पे हम हाईलाइट कर दिया था कि नीचे जाएगी और उसके बाद यहाँ स्प्रिंग लगेगा और बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आप ये देखिएगा, जब पाक इंडिया वॉर हो रही थी और उसके बाद जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ, हमने तो बेसिकली पहले ही लाइव स्ट्रीम करके बता दिया था कि यहाँ से ये बढ़ जाएगी मार्केट, और अभी सीज फायर अनाउंस नहीं हुआ था। सो यहाँ पे उसके बाद से मार्केट बहुत बड़ी गैप अप ओपन हुई, और जब ये इवेंट हुआ उस टाइम इंडेक्स आपका 1,05,000 6,000 पे था। आज कहाँ पर है? 1,70,000 पे। उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ एक आध डेढ़ महीने के बाद ईरान इजराइल वॉर शुरू हुई। इजराइल की स्टॉक मार्केट को कुछ नहीं हुआ, ईरान की स्टॉक मार्केट को कुछ नहीं हुआ, हमारी मार्केट पैनिक में आ गई थी। और उसके कुछ दिन के बाद यूएस भी उस वॉर में कूदा और उसने भी कोई अटैक किया, तो उसके ऊपर ईरान का अटैक था, एंड देन वो लास्ट था, और फिर से गैप अप ओपन हुई मार्केट। और उस टाइम जो सिनेरियो चल रहा था 1,20,000 पे था। हमारी मार्केट ज़्यादा परेशान थी, जिनकी वॉर हो रही है वो परेशान नहीं थे। इवन इंडिया की वॉर में इंडिया की स्टॉक मार्केट स्टेबल खड़ी हुई थी, हम लोग ही सिर्फ परेशान हो रहे थे इन इवेंट्स में। और मज़े की बात, इन इवेंट्स में वही मैसेजेस जो आज मैं कह रहा हूँ कि भाई कंट्रोल करें अपने इमोशंस को, पैनिक नहीं करना, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। और आज मार्केट आपकी 170,000 के ऊपर है और ये स्टोरी हम 120 के ऊपर कर रहे हैं। उस टाइम जिस फेज़ में ये लोग गुजरे, जून और जुलाई में, जो लोग न्यू इन्वेस्टर्स थे जो पैनिक कर रहे थे, आज अगर उनके पास ये पोजीशंस होती वो स्टिल प्रॉफिट में होते, और मुझे उम्मीद है होंगे। सो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि ये जो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, इस तरह के जो इवेंट्स आते हैं जो मार्केट में ब्लड बात लेकर आते हैं या पैनिक क्रिएट करते हैं, वो आगे जाके वी शेप रिकवरी दिखाते हैं, देन मार्केट दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पे भी अभी यही चल रहा है इन दिनों कि ईरान यूएस का की वॉर को हम एक इवेंट कंसीडर करते हुए मार्केट में करेक्शंस देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कहीं से अनाउंसमेंट आएगी यूएस या ईरान की तरफ से कि भाई वॉर नहीं होने वाली है, एंड देन मार्केट गैप अप ओपन होकर दोबारा से ये परफॉर्म करना शुरू कर देगी। सो ये यहाँ पे ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि इस टाइम आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा नीचे आ गया इंडेक्स, यही सिचुएशन उस ज़माने में थी पिछले 1.25 साल पहले या 6 महीने पहले। तो उस टाइम आप लोगों को ये सिचुएशन बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन बाद में देखें इंडेक्स 1,05,000 और 1,20,000 से बढ़ता हुआ ऊपर चला गया। इसी तरीके से अप्रैल में जब टैरिफ लगाना शुरू किए थे ट्रम्प ने, पूरी दुनिया की मार्केट हिलना शुरू हो गई थी, उसमें भी हम आके यही सजेस्ट कर रहे थे, और इवन रियल टाइम कॉल्स दी थी नैस्डैक की और उसकी, और उसके बाद वो वहाँ से बढ़ना शुरू हो गया था। यहाँ पे पाकिस्तानी स्टॉक में भी इश्यूज आए थे और हमने देखा था कि मार्केट दोबारा से रिकवर हो गई। ये जो इवेंट्स होते हैं ग्लोबली, जहाँ पे वॉर सिचुएशंस हो रही हैं, कहीं पे केओस मच रहा है, पैनिक आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, और उसके बाद आपकी मार्केट के अगर मैक्रोज और फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो दोबारा से मार्केट जो है अपने पाँव पे खड़ी होकर नए हाइस बनाना शुरू करती है। अभी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो जो लोग इस टाइम पैनिक कर रहे हैं, रिमेंबर वन थिंग, ये 3 इवेंट्स ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की ही बात है, आप लोगों ने देखे और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, टेक्निकल आउटलुक को डिस्कस करते हैं कि इंडेक्स जो है जिस जोन पे खड़ा हुआ है 169, 170, 172, ये जोन की सिग्निफिकेंस क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है वैल्यू बाइंग के लिए? ये क्यों मैं समझता हूँ, या एक अच्छे टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं कि यहाँ से मार्केट में बाउंस आना ज़रूरी है। उसकी रीज़न मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी रैली हुई 156,000 से लेके 191,000 की, इसका जो पिवटल पॉइंट बनता है 50% फिबोनाची की रिट्रेसमेंट बनती है, वो 173,649 की बनती है। फिबोनाची की सिग्निफिकेंस ये होती है कि जब भी मार्केट में रैली हो, उसकी रिट्रेसमेंट्स या तो 38% की हो जाए, या 50 की हो जाए, या 61% की हो जाए, इनकी सिग्निफिकेंस के नंबर्स होते हैं। सो इन सिग्निफिकेंस के ऊपर 0.618 इज अनदर सपोर्ट लेवल जो आज टेस्ट हुआ फ्राइडे को 169,5
100 के अराउंड, और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट जो है पॉजिटिव उसमें खड़ी होगी। अब मार्केट इस टाइम ये जो आपका ये जो जोन्स डिफाइन हुए हैं 177 से 169, ये आपका गोल्डन पॉकेट कंसीडर किया जाता है। ये इसलिए कंसीडर किया जाता है, वो स्मार्ट इन्वेस्टर जो वैल्यू बाइंग के लिए सोच रहे होते हैं, वो इस पॉकेट का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यहाँ पे बाइंग करें। जो लोग शॉर्ट सेल कर रहे होते हैं, अगेन वो शॉर्ट सेल्स को यहाँ पे कवर करते हैं। जिन लोगों ने ऊपर बेचा हुआ है वो डिस्काउंटेड प्राइस 38% 50% पे वापस आके ख़रीदने की कोशिश करते हैं। सो ये सिग्निफिकेंस इस गोल्डन पॉकेट की, इस जोन की बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और सपोर्ट लेवल था 172,000 का, जो कि गैप बना हुआ था। दिसंबर में मार्केट गैप अप से ओपन हुई थी और रैली कर गई थी। यूजुअली ये कहा जाता है कि जब भी इंडेक्स के ऊपर या किसी भी चार्ट के ऊपर गैप हो, वो वापस एक दफ़ा आके फिल होता है, यानी कि जो ऑर्डर्स उस टाइम रह गए होते हैं वो वापस लोग इस जगह पे आके लगाएंगे। इसी तरीके से अगर हम प्राइस एक्शन पैटर्न्स की बात करें, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ था, और ये पैटर्न की जो प्रोजेक्शंस आ रही थी वो 170,000 के अराउंड थी। जो ये प्रोजेक्शंस इसकी कंप्लीट हो गई, ये रिवर्सल पैटर्न कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे जो इसकी नेक लाइन थी, इसकी प्रोजेक्शन 170 पे आती है, ये कंप्लीट हो चुकी है। इसका ये मतलब है कि जिन लोगों ने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखते हुए रिवर्सल पे शॉर्ट किया था, वो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निकल पैटर्न कंप्लीट हो जाती है, तो इसकी सपोर्ट यहाँ पे सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। उसके अलावा इस एरिया में एक और चीज़ है जिसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है मेरी नज़र में, वो है वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 21 अगेन इज अ फिबोनाची नंबर, एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर 4 चांद लगा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से कि 2023 में इसकी सिग्निफिकेंस अब मैं बता रहा हूँ कि जब मार्केट आपकी रैली करना शुरू की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2023 में सपोर्ट के तौर पे एक्ट हुई, वहाँ से मार्केट ने बाउंस किया, पुल बैक, अगेन दोबारा वही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को टेस्ट किया, फिर से मार्केट रैली कर गई। फिर उसके बाद जो टैरिफ वाले इश्यूज़ थे अप्रैल में, अगेन EMA 21 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट के तौर पे आई, और यहाँ पे बायर्स को एक क्या कहते हैं सपोर्ट किया, दोबारा से मार्केट वहाँ से बढ़ना शुरू होगी। फिर हमने देखा जून 2025, ये जो अभी मैं ईरान और US के मिसाइल अटैक्स बता रहा था, और मार्केट गैप अप ओपन हुई, तो EMA 21 वॉज द नंबर जहाँ पे सपोर्ट थी, और उधर से हमने देखा बाउंस कर गई। राइट नाउ मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि इस जोन के ऊपर EMA 21 दोबारा से टेस्ट हो रही है जून के बाद, अब यानी कि 7 महीने के बाद आके इस रैली की इसको एज अ सपोर्ट यहाँ पे एक्ट करी, और आज हमने देखा कि इसी सपोर्ट से थोड़ी बहुत हमें बाउंस नज़र आया है। गोइंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट वीक होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है। अगर तो नेक्स्ट वीक आपकी ग्रीन कैंडल यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर क्लोज होती है, तो इस सपोर्ट की सिग्निफिकेंस और बढ़ जाएगी, और फिर यहाँ से हम देख सकते हैं एक अच्छा सिग्निफिकेंट बाउंस नज़र आएगा। सो यहाँ पे ये जितने भी मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमें इस एरिया की सपोर्ट या सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। इसी तरीके से जो आपका अक्टूबर का हाई था, यानी कि 2025 का हाई था, वो 169,988 के ऊपर था। ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा था अक्टूबर 2025 से लेके टिल दिसंबर 2025 तक। इसका ये मतलब है कि 3 महीने तक ये जो लेवल था आपका 169,998 का अक्टूबर में, ये ब्रेक नहीं हो रहा था, ये रेजिस्टेंस थी। जब ये रेजिस्टेंस आज के दिनों में सपोर्ट बन गई है, इसको हम RBS बोलेंगे, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सो वो लेवल जो अक्टूबर का हाई था, ब्रेक नहीं हो रहा था एज अ रेजिस्टेंस, वो इस दफ़ा आके एज अ सपोर्ट एक्ट किया, और अगेन आज हमने देखा कि इस तरह से फिर से बाउंस आया। सो ये कन्फ्लुएंस है आपके फिबोनाची के गोल्डन पॉकेट का, 0.618 का, गैप का, हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शंस का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का, फिर रेजिस्टेंस जो थी तो अक्टूबर 2025 की, वो अब सपोर्ट के तौर पे एक्ट करी है। ये सारा कुछ है। इस कन्फ्लुएंस की वजह से आज जो इसके ऊपर एक कैंडलस्टिक बनी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो बुलिश पिन बार थी, ये ग्रीन कैंडल बनी है। अगेन ये एक अच्छा साइन होता है। तो ये जितने पॉइंट्स यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। सपोर्ट के तौर पे एक्ट करना चाहिए इसको यहाँ से, और एक रिबाउंड हमें देखना चाहिए। सेकेंडली, अगर ये फेल हो जाता है, ये सारी सपोर्ट जितनी भी मैं सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ यहाँ पे, ये फेल हो जाती है, तो क्या होगा, तो आपका अंडरकट लो लगता है। अंडरकट लो का ये मतलब है कि सपोर्ट ब्रेक होती है फ़ौरन से। इसकी एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ मैं आपको, EMA 21 की हम एज अ सपोर्ट इसको एक्ट कर रहे थे मई 2025 में, जब आपका पाक इंडिया वॉर हो रही थी, तो ये सपोर्ट ब्रेक हुई। लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे, या ट्रैप हुए, या लिक्विडिटी स्वीप जिसको कहते हैं आजकल। एंड देन स्प्रिंग था, हमने रिक्यूमुलेटिंग स्कीमेटिक बताई थी वाइकॉफ की कि स्प्रिंग लगेगा और यहाँ से मार्केट बढ़ जाएगी। सो ये अंडरकट लो, स्प्रिंग लगना या लिक्विडिटी स्वीप होना, वो यहाँ पे होती है। तो ये क्या होता है कि सपोर्ट ब्रेक हुई, अंडरकट लो लगा, एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है, एंड देन
उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है। व्हाट इफ़ कि ये सारी कन्फ्लुएंस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इन सपोर्ट के ऊपर, ये हो सकता है यहाँ से यूँ नीचे आए, अंडरकट लो लगे, लोग परेशान हो, एंड देन दोबारा से यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाए। सो अगर तो ये यहाँ पे इस तरीके से इन कन्फ्लुएंस की इंपॉर्टेंस नहीं नज़र आती, जो अभी तक तो फ़िलहाल आ गई है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट वीक है बड़ा इंपॉर्टेंट है वीकली बेसिस के ऊपर। सो देखना ये पड़ेगा कि अंडरकट लो लग रहा है या सपोर्ट के तौर पे मार्केट ने इसको ले लिया। आगे चलते हैं, इसी पे एक और इंडिकेशन मेरे पास आई है, आरएसआई के ऊपर एक हिडन डाइवर्जेंस आ गई है डेली टाइम फ्रेम पे, काफ़ी अरसे के बाद आई है और ये अगेन अच्छा साइन है। हिडन डाइवर्जेंस डेली टाइम फ्रेम, वैसे तो मंथली की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है, लेकिन एनीवेज नॉट बैड अगर आपकी डेली पर भी यहाँ पे आ रही है। सो हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल गई जो कि एक अच्छा साइन है। फिर इसके बाद मैं हमेशा से ये कहता रहता हूँ कि जब भी मार्केट ब्लड बाथ फेस में हो या नेगेटिव हो और नीचे आके अपने वॉल्यूम्स को थिन कर दे, यानी कि मार्केट में वॉल्यूम्स कम हो जाए, इसका ये मतलब है कि जो सेलर्स का प्रेशर था वो फेड आउट हो चुका है, सेलिंग ख़त्म हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अब लोग पैसे लेकर आएंगे या इन्वेस्टर्स, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करना शुरू करेगा, लोगों को फ्रस्ट्रेट करेगा, एंड देन दोबारा से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। इसकी थिन वॉल्यूम्स की एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अगेन पाक इंडिया वॉर वाली सिचुएशन में एग्जैक्टली उतनी वॉल्यूम्स है जितने आज लगे। इसी तरीके से यूएस ईरान वाली सिचुएशन में एग्जैक्टली उतनी वॉल्यूम था जितना आज लगा। आप देख रहे हैं पहले वॉल्यूम ज़्यादा थे एंड देन ड्राई हो गए। फिर इसी तरीके से ये जो अभी 156,000 की एग्जांपल मैं दे रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम्स देखें बहुत ज़्यादा थे, ये बहुत ज़्यादा थे, फिर एकदम से यहाँ पे देखें ड्राई हो गया, बिल्कुल नीचे आ गए वॉल्यूम्स। अब यहाँ पे भी ये सिचुएशन चल रही है करंट मार्केट पे कि वॉल्यूम्स आपके बिल्कुल थिन हो गए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, वो ये कि जो आपके बड़े इंस्टीट्यूशंस थे यानी कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, ये पिछले साल 2025 और 2026 में ये नेट सेलर्स रहे थे और इस दफ़ा अब इनकी बाइंग होना या नज़र आना शुरू हो गई है। यहाँ पे आप देखिएगा कि बैंक्स जो हैं पिछले एक हफ्ते से ख़रीदना शुरू हो गए हैं और इंश्योरेंस कंपनी भी बाइंग साइड पे आ गए हैं। सो कांस्टेंट बायर्स जो थे पिछले 1-1.5-2 साल में, वो इंडिविजुअल्स थे और कंपनीज थी। इन्होंने रैली को एक मोमेंटम दी, बुलिश रैली को। उनके साथ अब जो साथ दे रहे हैं वो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस थी। जो इंश्योरेंस और जो आपकी फॉरेन सेलिंग थी वो काफ़ी हद तक यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रही है। इसका ये मतलब है कि 4 बड़े मार्केट के प्लेयर्स या कैटेगरीज अगर हम देखें, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, सॉरी इंडिविजुअल कंपनीज, बैंक्स और इंश्योरेंस, ये अब बाइंग साइड पर है। अब आप देखते जाएँ, यहाँ पे अगेन बैंक्स की मंडे 16 फेब की बाइंग थी, इंश्योरेंस की बाइंग थी। वंस अगेन जो आपकी 17 फेब है, इसमें भी यहाँ पे बैंक्स की बाइंग है, इंश्योरेंस की बाइंग है। 18 को भी बैंक्स की बाइंग है। फिर उसके बाद 19 फेब थर्सडे तक का डेटा आया है, इसमें भी बैंक्स की बाइंग है और इंश्योरेंस की बाइंग है। सो ये एक अच्छा हेल्दी साइन है। जबकि आपकी पिछले साल और बैंक्स की ये देखिएगा पूरे साल सेलिंग रही थी और इंश्योरेंस की पूरे साल सेलिंग रही थी। इस साल अब नज़र आ रहा है कि बैंक्स जो हैं वो मार्केट में अपना पैसा डालना शुरू हो गए हैं। सो ये एक अच्छा साइन है। ये वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपकी ये बाइंग नज़र आना शुरू हो गई है। इसके अलावा क्या ट्रिगर हो सकता है आपका, जो आने वाला टाइम है 9 मार्च, आपका इंटरेस्ट रेट का डेटा है, मॉनेटरी पॉलिसी है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो अगेन मार्केट के लिए अच्छा है। सो मार्केट कम अज़ कम उसको आय करेगी। अगर इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट नहीं भी बढ़ता तो एक र्यूमर ज़रूर चल पड़ सकता है मार्केट को ट्रिगर कैटलिस्ट के तौर पे कि शायद आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ से कम हो जाए। अगर इस क्वार्टर में नहीं होता तो शायद आगे आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी में हो जाए। सो यहाँ से ये चीज़ें तो सारी सपोर्ट कर रही हैं कि इधर से बाउंस आना चाहिए। अब 2-3 सिनेरियोज हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होगा। पहला सिनेरियो, ये मैं काफ़ी टाइम से यही बताता हुआ आ रहा हूँ कि मार्केट अगर ये नीचे आती है इस जगह के ऊपर, इसको रुकना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए और जो कंसोलिडेशन का रीजन या जोन बनना चाहिए वो 170 से 177,000 जो गोल्डन पॉकेट है आपका, इसके अंदर ये रहते हुए टाइम गुजारे। टाइम कैसे गुजारे, जैसे यहाँ पे इसने 6 महीने गुजारे थे और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि पाक इंडिया वॉर, यूएस ईरान वॉर के बाद मार्केट यहाँ से रैली कर गई थी। तो ये इस तरह की कंसोलिडेशन होनी चाहिए। अगेन ये फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर होती है लोगों के लिए, लेकिन ये आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी रैली दिखा देती है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखी एक और कंसोलिडेशन जो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक की, नवंबर के एंड तक लास्ट की थी। इस तरह की कोई कंसोलिडेशन हो जाए, सो अगर ऐसी कंसोलिडेशन होती है तो फिर आपकी मार्केट यहाँ से दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाती है। सिनेरियो बने जो मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि इस कंसोलिडेशन के बगैर मार्केट अगर बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं डेड कैट बाउंसेस होते हैं, दोबारा नीचे आ जाती है। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन होनी चाहिए। दूसरा सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं
व्हाट इफ के ये सारा अंडरकट लो लगता है आपका, ये जितनी भी कन्फ्लुएंस बता रहा हूँ मैं, ये ब्रेक हो जाती है और ये मार्केट एकदम से नीचे आ जाती है। नीचे आती है, नीचे कहाँ तक आती है? 163, 164, 166, ये कोई जोन बनता है आपका नेक्स्ट वो, कि अगर ये ब्रेक होता है। अब ये ब्रेक होने का क्या मतलब है कि इस तरह का सिनेरियो हमें एक दफ़ा 2015 में देखने को मिला, और वो क्या था कि मार्केट आपकी ऐसे ही रैली करती हुई आ रही थी। ये देखें, अगस्त से लेके फरवरी तक बड़ी ज़बरदस्त रैली करती हुई आई, एंड ऑल ऑफ अ सडन बगैर कोई ख़बरों के इस तरह के हालात बने कि मार्केट जो थी वो एकदम से नीचे आई, और ये 0.786 की रिट्रेसमेंट के ऊपर, जो अभी 163 का टारगेट बनता है करंट सिनेरियो पे, हमने देखा कि इसी तरीके से ड्रॉप हुई, सडन ड्रॉप, एंड देन वी शेप रिकवरी। ये देखें, ये वी शेप रिकवरी थी, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा जाके अपने नए हाइस को डिफाइन किया। अब अगर मैं करंट सिनेरियो पे, लेट्स से अगर ये कन्फ्लुएंस ब्रेक हो जाती है, सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, ये नीचे आती है, और यहाँ से फिर हम ऑल ऑफ अ सडन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितनी तेज़ी से नीचे आएगी उतना बड़ा बाउंस होगा। ये बेसिकली रबर बैंड थ्योरी होती है कि आप इसको पुल करें अपनी तरफ, ये खींचती हुई आगे जाएगी और ऊपर जाके नए हाइस लगा देगी। सो ये दूसरा सिनेरियो है। पहला सिनेरियो में जो था आपका कंसोलिडेशन टाइम मांगती है, वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। ये वाला जो सिनेरियो है 2, ये आपका विद इन अ वीक और सो हो जाना चाहिए, ठक ठक करके मार्केट नीचे आए, आप लोगों को पैनिक क्रिएट करें, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए वो हिट हो, लोग अपनी मार्जिन पोजीशंस को ख़त्म करें, और उसके बाद हम देखें फ़ौरन से मार्केट जो है वी शेप रिकवरी दे और ऑल टाइम हाइज है। तो ये दो सिनेरियोज़ यहाँ पे बनते हैं। दोनों सिनेरियोज़ में एक चीज़ अच्छी है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज को या एटलीस्ट उसको टेस्ट ज़रूर करेगी अगर ब्रेक नहीं करती तो। तीसरा सिनेरियो हम कंसीडर करते हैं कि अभी तक तो बहुत अच्छी बातें कर ली, तसल्ली दे दी, सब कुछ हो गया। तीसरा सिनेरियो ये है कि व्हाट इफ़ के मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो, बाउंस ले, और उसके बाद दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाए, यानी कि ऑल टाइम हाई ना टेस्ट हो और ऑल टाइम हाई ब्रेक भी ना हो। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? उस सिचुएशन में हमें देखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके क्या सजेस्ट कर रहे हैं। आया मार्केट अपने ग्राउंड्स पे खड़ी हुई है पूरे, यानी माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक है, मुल्क के हालात ठीक है, ये वाले हालात नहीं कि इधर वॉर हो गई, कहीं और पड़ोसियों की वॉर लग गई तो उसमें काम ख़राब हो गया, या किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो मार्केट नीचे आ गई, तो उस तरह वाले हालात नहीं। हालात मतलब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये अमार अभी बहुत डिटेल से आपको 6 फैक्टर्स बताएंगे कि हमें वो देखने पड़ेंगे। अभी तक वो ठीक है बाय द वे, अगर ये यहाँ से बाउंस आते हैं हमें एक दफ़ा रिव्यू फिर करना पड़ेगा कि फंडामेंटली हम ठीक है, कहीं इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन के मसले मसाइल तो नहीं हो गए, करंट अकाउंट डेफिसिट तो नहीं ऊपर नीचे हो गया। सो उन चीज़ों को वहाँ पे ज़रूर देखना पड़ेगा। सो अब मेरे ख्याल में मैं यही सजेस्ट करूँगा। उसके बाद फिर हम अमार की तरफ मैक्रोस की बात करेंगे। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई जिनके पास पोजीशंस पड़ी हुई हैं और स्पॉट पे, जैसे अभी मैंने यूएस ईरान और ये वाली जो सिचुएशंस इस टाइम पे थी, उसके बाद मार्केट बढ़ गई, तो उम्मीद यही है कि बढ़ जाएगी। और जो दो सिनेरियोज डिस्कस किए गए, सिनेरियो 1 के कंसोलिडेशन और फिर बढ़ना शुरू हो, वो भी अच्छा सिनेरियो। सिनेरियो 2 थोड़ा सा पेनफुल ज़रूर होगा, परेशान ज़रूर करेगा कि नीचे आ गए मार्केट यहाँ से 8-10 हज़ार पॉइंट, और उसके बाद लेकिन जो रिलीफ मिलेगा वो बड़ा तेज़ी से हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सिनेरियो 1। सिनेरियो 3 के ऊपर हम अमार से बात करते हैं, मैक्रोस पे। अमार क्या सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले तो यार पेशेंस और नर्व्स पे कंट्रोल होना चाहिए। सेकेंडली, मुल्क के हालात या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आपको कोई चेंजेस नज़र आ रही हैं, बेहतर हैं अभी तक? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि जब भी आप किसी कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पेशेंस जो है ये एक प्री रेक होना चाहिए आपकी, हमेशा एक पर्सनालिटी का भी। क्योंकि देखिए मार्केट्स है ना, ये रिस्की मार्केट्स होती हैं, ये ऊपर भी जाती हैं नीचे भी जाती हैं, ये थोड़ा सा आपका कहने के ब्लड प्रेशर जो है आपका बढ़ा देती हैं जब मार्केट नीचे आ रही होती है, और जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो फिर आप ऐनक लगा के ना वो फिर बन जाते हैं कि मेरे से बड़ा हीरो कोई नहीं है। तो बेसिकली ऐसे ही होती है मार्केट्स। और अभी के लिए जो हम ग्लोबल मार्केट्स को भी देख लेते हैं, हम अपने जो रिजल्ट्स हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि हमारे सिनेरियो कैसे क्या क्या चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। पहले तो यहाँ पे मैं यूएस मार्केट के जो रिजल्ट्स हैं, जो हमने 3 महीने पहले मैंने एक सेशन किया था, मैं उसके दिखा रहा हूँ। समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, यहाँ पे 100 के जो आपको NYSE, ये टॉप 500 कंपनीज हैं, खैर ये 100 लिखा गया यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो पिछले 2-3 महीने के अंदर मार्केट बिल्कुल स्टेगनेंट रही है, बहुत कोई जबरदस्त इसके रिजल्ट्स नहीं रहे। ऑलमोस्ट आप देखोगे 1.6% मार्केट ने परफॉर्म किया है। लेकिन ऑन दी अदर एंड हमारा जो पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 6.5% ऊपर है। ये मेरे टॉप 10% मैं स्टॉक्स को रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि मेरे जो मॉडल के अंदर जो कंपनीज आ रही हैं वो इतना जबरदस्त परफॉर्म करी है। और अगर आप सिलेक्टेड स्टॉक्स करते हैं, और अगेन ये 17%
जो मैंने उस सेशन में बताए थे उन्होंने तकरीबन 17% किया। अच्छा, ये टेक्निक्स क्या हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ। और यहाँ पे खैर नैस्डैक पे पहले बात कर लेते हैं। नैस्डैक अगर आप देखो ये पूरी दुनिया के अंदर जो एक ग्लोबल प्रेशर बना हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि एआई बबल है, हालात बरस्ट हो जाएंगे, सिचुएशन बुरी हो जाएगी। तो नैस्डैक थोड़ा सा प्रेशर जरूर ले रही है, -1% है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो जो है वो काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। 13% पोर्टफोलियो ने परफॉर्म किया है। सिलेक्टेड स्टॉक्स जो हैं, जो मैंने बताया था कि मुझे लग रहा है कि ज्यादा परफॉर्म करेगी, उसने तकरीबन रफली 24% किया। ठीक है, अब ये सारी टेक्निक्स जो है अपने मैं कोर्स में भी बता रहा होता हूँ कि किस तरीके से आप अपने एंड पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आ जाते हैं टॉप 2026 की जो पिक्स हैं। इसमें मैंने 3-4 पोर्टफोलियोज बनाए थे और ये मैंने आपको बताया भी था कि सरमाया के अंदर जो हमारे इस दफा 2026 की जो पिक्स बन रही है उसमें 2-3 थीम्स हैं, जिसमें एक थीम ये है कि मुझे हमें ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जब आपके नीचे रहते हैं तो आपके जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं वो काफी हद तक परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी तक जो है अगर मार्केट अगर आपके तकरीबन -7% परफॉर्म किया है, तो ये अभी ये वाला पोर्टफोलियो जो 6 जनवरी से मैंने बनाया था वो तकरीबन -3.6% है। कोई घबराने की बात नहीं है, सिक्लिकल स्टॉक्स हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरा वाला पोर्टफोलियो है, जो मैंने इसका नाम दिया हुआ था सरमाया 2026 स्पेशल पोर्टफोलियो, ये उसी पोर्टफोलियो का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज बताने का मकसद ये है कि मैंने आपको 4 सेक्टर्स ऐसे बताए हुए थे कि मुझे लग रहा है कि 4 सेक्टर्स आपके जो हैं ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू केसीएन इंडेक्स, जिसमें आपके सीमेंट्स आते हैं, स्टील आता है, ऑटोस आते हैं, ऑटो पार्ट्स आता है। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे ये जर लाइक ने जो बनाया हुआ बहुत बेहतरीन टूल एक हमें बता देता है कि हमारे जो स्टॉक्स हैं कौन से बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर मार्केट के साथ इसका एनालिटिक्स काफी जबरदस्त होते हैं। तो आप ऑलरेडी देखा है साजगार, एटलस होंडा, निषाद पावर जो है, अगेन ये निषाद पावर पावर सेक्टर में नहीं आएगी, ये ऑटो में अब आना शुरू हो गई, क्योंकि अगेन आप देख रहे हैं जाइको की जो सेल्स वगैरह है वो यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स जो है हमें क्या बता रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट्स है वो काफी हद तक अभी भी मार्केट प्रेशर में है, ये पोर्टफोलियो अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं कि ये क्या क्या सिनेरियोज हमें देखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स को हमें मद्देनजर रखना होता है। ठीक है, पहली चीज जो है यहाँ पे 6 फैक्टर्स मैं दिखाना चाह रहा हूँ, और सबसे पहला जो फैक्टर है जो किसी भी ग्लोबल मार्केट्स में भी देखा जाता है या पाकिस्तान की जो मैक्रो लोकल इकोनॉमी है यहाँ पे भी देखा जाता है, वो आपकी इन्फ्लेशन होती है। अगर आपकी इन्फ्लेशन, महंगाई नीचे आ रही है तो ये हमारे लिए इट्स अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन जो है हमारी ऑलरेडी जो पिछले कुछ एक आध साल से ये सिंगल डिजिट्स पे आ चुकी भी है, और बल्कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो ये कहता है 5 to 7% के दरमियान जो है हमारी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। तो वो अभी तक आप देख लो कि ये भी हमारा अचीव हो रहा है। इस टाइम पे हमारी 5 to 7% के दरमियानी इन्फ्लेशन है, जिसका मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमी में सारे फैक्टर्स हमारे काफी हद तक बेहतर है। दूसरी चीज यहाँ पे अगेन आप देखते हैं इंटरेस्ट रेट क्या हमारे पिछले एक साल से डिक्लाइन कर रहे थे, तो यस ये हमारे अपने एंड पे डिक्लाइन कर रहे थे। इसका इस तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर हम लेट्स सपोज ये एक अगेन हम कलर जोन्स, ये मेरे कोर्स का पार्ट ही है, एक लेक्चर है, इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा होता है तो हम उसको कोई ग्रीन कलर यहाँ पे असाइन कर देते हैं कि हमारे सिनेरियो जो है स्टॉक मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, और जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऊपर जा रहे होते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो येलो कलर है या रेड कलर है, ये हमारे दो सिनेरियो है जहाँ इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा होता है और मार्केट जो है आपकी थोड़ी सी नीचे वाली साइड पे आ रही होती है। ठीक है, अब का सिनेरियो अगर आप यहाँ पे देखें कि जब से हमारा ग्रीन जोन स्टार्ट किया, और ये हमारा वो वाला पीरियड है जब 2023 में मैं और फराज बहुत ज्यादा डिटेल में बताया करते थे आपको कि मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर जाने वाली, हालात बहुत अच्छे हैं, और हमारे एंड पे जो मैक्रो इकोनॉमी के जो नंबर्स हैं, जो अभी मैं आपको 6 फैक्टर्स दिखा रहा हूँ, इनमें अब तब्दीली आना शुरू हो गई, ये थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया। ठीक है, और जैसे वो सिचुएशन हुई तो आप देख रहे हो कि अभी तक जो है मार्केट ऊपर जा रही है, बल्कि अभी 1-2 महीने से मैंने इसको अपडेट नहीं किया, वो देख रहे हैं आप, रेक्टेंगल्स यहाँ तक थे, अभी यहाँ तक मुझे करने पड़ेंगे। अभी भी सिनेरियो काफी हद तक ठीक चल रहा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट आपके नीचे जाने का मतलब है कि अभी भी आपकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो हमारे लिए अट्रैक्टिव है। ठीक है, इससे नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे टी बिल्स या बॉन्ड, जो आपके फिक्स इनकम है, क्या उसके रेट नीचे आ रहे हैं, क्योंकि आपका स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है वो आपके पैसे या तो फिक्स इनकम में डाल रहा होता है या फिर आपके जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहां पे डाल रहा होता है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर भी चलता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि अगर आपके ये रेट टी बिल्स या बॉन्ड्स का रेट नीचे आ रहा हो, फिक्स इनकम का रेट नीचे आ रहा हो, तो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा आ रहा होता है। तो अगर आप पिछले एक साल से देखें तो ये भी सिनेरियो हमारा काफी हद तक बेहतर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं करंट अकाउंट, ये आपका जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो आपका टोटल बनता है, ये पिछले 6 महीने के अंदर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया था, बल्कि अगर आप देखें
लास्ट बुल्स एंड बियर्स में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा थोड़ा सा डेफिसिट वाली साइड पे जा रहा है, तो मैं इसको क्रॉस दे रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली अभी सारे मैं आपको इंडिकेटर्स बता रहा हूँ, तो उसमें करंट अकाउंट को भी मैं दिखा देता हूँ कि ये अब दोबारा जनवरी में पॉजिटिव हो गया, विच इज अ गुड साइन कि अगर आगे भी ये पॉजिटिव रहा तो दिस इज गुड फॉर अस, ठीक है। लेकिन इसको बहुत ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। खैर ये तो हमें 6 मंथ्स की एवरेज देखनी चाहिए। फिलहाल के तौर पे ये थोड़ा सा इंप्रूव जो है, अगेन मैं इसको एक टिक मार्क और दे रहा हूँ। तो ये जो 6 फैक्टर्स में हमारा जो 4th फैक्टर है, ये भी हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। फिर फिजिकल अकाउंट आ जाए। फिजिकल अकाउंट में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस किया था टुवर्ड्स टैक्सेस। तो आप देखें टैक्सेस में काफी तक टैक्स बेनिफिट्स भी हुए हैं, काफी हद तक हमारे जो टारगेट था गवर्नमेंट का वो भी अचीव हुआ। अब जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ आ रही है, खर्चे करने की तरफ आ रही है। आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री को भी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, वो भी इसी वजह से हो रहे हैं कि आप टैक्स थोड़ा सा बचत हुई है उसमें से, तो वही पैसा आप क्या कर रहे हो, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए लगा रहे हैं, विच इज अगेन अ गुड साइन। तो फिजिकल अकाउंट ये भी हमारा अभी तक काफी हद तक बेहतर है। एंड लास्ट जो 6 फैक्टर मैं देखता हूँ, ये हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और आपका जो जीडीपी का नंबर है, ये दोनों ही देख लें। इस टाइम जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है। गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 2026 का जो हमारा ईयर एंड होगा उसमें भी इंशाल्लाह इसी तरीके से ग्रो करेगी। और आपका जो एलएसएम है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता है। ये भी ये बता रहा होता है कि आपकी मार्केट्स जो है ये सारी हमारी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं आगे भी। अगर मैन्युफैक्चरर्स का डाटा अच्छा है तो ये एलएसएम नंबर भी अच्छा है। तो यहाँ पे अगेन 6 के 6 फैक्टर्स मेरे पास तो टिक मार्क आ रहे हैं। तो मैं जब भी ये सिनेरियो चल रहा होता है तो मैं आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करता हूँ स्टॉक मार्केट में। मैं घबराता नहीं हूँ, हल्का फुल्का पोर्टफोलियो नीचे भी आ जाए कोई बात नहीं होती। मुझे अपने जो फंडामेंटल पिक्स हैं उसके ऊपर एतबार होना चाहिए। मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर्स ठीक है, मेरी जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है, जो कंपनीज मैंने सेलेक्ट की हैं वो सारी ठीक है, तो फिर घबराने की कोई बात नहीं होती, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट आते हैं, और जो हमारे इस दफा के जो जितने भी फंडामेंटल के फैक्टर्स हैं, जो ये जो 6 फैक्टर्स हमने सारे डिस्कस कर दिए, ये तो सारे हमारे बेहतरीन चल रहे हैं। लेकिन जो इस वीक के अंदर जो हमारे सिचुएशन नजर आ रही है, जो जो डेवलपमेंट्स हैं, उसको हम मजीद डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये डेवलपमेंट्स जो थी लास्ट वीक की, हम यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही होंगी, इसको अगेन आप पॉज करके भी देख सकते हैं। इस वीक के डेवलपमेंट्स है, सबसे पहले पाकिस्तान के बॉन्ड्स ड्रॉप बिगेस्ट फॉरेन इनफ्लोज इन 19 मंथ्स। तो ये अगेन बहुत बड़ा साइन है कि 19 महीने के बाद जो है आपके बॉन्ड्स, पाकिस्तान ने बॉन्ड लॉन्च किए हैं, अगेन उसके अंदर एक काफी हद तक फॉरेन इनफ्लोज जो है वो आए हैं। स्टॉक मार्केट से थोड़े से निकले हैं, लेकिन अगेन बॉन्ड्स के अंदर जो आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट से अनअट्रैक्टिव हुई है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो डेब्ट है उसके ऊपर अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज्यादा आ गई है, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हम पाकिस्तान के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, ठीक है। फ्रीलांसर्स अर्न ओवर $500 मिलियन इन फर्स्ट हाफ फिस्कल ईयर 2026। ये एक बहुत बड़ा साइन है, अच्छी चीज है। फ्रीलांसर्स जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दिस इज अगेन अ गुड साइन। पाकिस्तान कट्स इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ्स बाय अप टू ₹5 पर यूनिट, अगेन गुड साइन। पावर टैरिफ हम रिड्यूस करें। ऑटो फाइनेंसिंग इन पाकिस्तान राइजेस 328 बिलियन 32 बिलियन आई थिंक 328 बिलियन रुपीस इन जनवरी। तो ये अगेन आप देख रहे हैं ऑटो फाइनेंसिंग में बहुत ज्यादा लोग जो हैं फाइनेंसिंग लेके भी गाड़ियां ले रहे हैं। तो गाड़ियों के शेयर्स जो है आपको समझ आनी चाहिए कि ऊपर जाने भी चाहिए, और साजगर आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि काफी जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। नेपरा ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू एक्जिस्टिंग कस्टमर्स, तो ये सोलर की बात हो रही है। तो सोलर जो है अगर आप देखें तो रिसेंटली एकदम से बहुत ज्यादा इसके ऊपर आया था कि अब ये जो फैसिलिटी दी जाती थी, आपके जो नेट मीटरिंग सिचुएशन थी वो रिवर्स होने लगी है। जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनको तकरीबन ₹25 पर यूनिट जो है वो वापस एक्सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को, विच इज लेसर देन ₹40 जो आपको गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है, ठीक है। और उल्टा जो था जो न्यू यूजर्स हैं उनको ₹11 था। तो अभी ये लिए रिवर्स हुआ है। देखते हैं कि आगे जाके क्या सिचुएशन होगी। मेरे ख्याल से अगेन एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं अभी तक जो सोलर यूज करें उनके लिए थोड़ी सी प्रोटेक्शन है, ठीक है। रेमिटेंसेस बूस्ट जो है, करंट अकाउंट बैक इन सरप्लस। तो ये अगेन जो अभी मैं बात कर रहा था कि करंट अकाउंट जो है हमारी बेहतर हुई है, और इसका बहुत बड़ा जो फायदा हमें आया है वो रेमिटेंसेस की वजह से है, ठीक है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ड्रॉप 7% ईयर ऑन ईयर इन जनवरी 2026। तो ये जनवरी में टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़ी सी कम हुई है, 7% ड्रॉप इसमें नजर आ रहा है। ऑयल प्राइसेस 2% जो है ये डिक्लाइन हुआ है। वो भी आप देख रहे हैं कि यूएस ईरान की जो टॉक्स हैं उसके ऊपर बात हो रही है, जहां पे बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पैनिक आया हुआ है। वहां पे यूएस ईरान जो है वो थोड़ा सा पीस टॉक के ऊपर बात करने की तरफ ट्रम्प बात कर रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट जो है ऊपर जा रही है, ऑयल थोड़ा सा नीचे आ रहा है। फैक्टर्स जो कि पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छे होने चाहिए, बस पाकिस्तान घबराया हुआ है, बाकी पूरी दुनिया जो है इतनी घबराई नहीं हुई, ठीक है। आईटी एक्सपोर्ट्स राइज 20% इन 7 मंथ फिस्कल ईयर 2026। तो आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी बेहतर जा रही हैं। आरडी इनफ्लोज हिट $11.9 बिलियन
एज ऑफ जनवरी। तो आरडीए के भी इन्फ्लोज आप देख रहे हैं कि ये भी फैक्टर हमारे लिए काफी हद तक बेहतर है। डेवलपमेंट्स में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ट्रक बस सेल्स हिट रिकॉर्ड 1101 units in January, up 92% in 7 month fiscal year. So ये गनी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप देखें GH अन्नई मेरी अगेन टॉप 2026 की पिक भी थी, बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर KSE इंडेक्स के देखें तो ये इसकी परफॉर्मेंस इसी वजह से परफॉर्म कर रही है कि हमें आइडिया है कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो ट्रक्स की सेल्स ज्यादा होती है। ठीक है, दीवान मोटर्स लॉन्चेस ऑल इलेक्ट्रिक मिनी कूपर इन पाकिस्तान। तो अगेन एक और गाड़ी आ गई है और दीवान मोटर्स लेके आए। वैसे मुझे दीवान इतना पसंद नहीं है फ्रॉम बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगेन यहाँ पे दिस इज वन मोर थिंग जो आप एक और गाड़ी आपको नजर आ रही है। SLM टू इन्वेस्ट 80 million इन PCR टायर लाइन। तो ये अगेन आप देख रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री का ही एक कंपनी और है SLM के नाम से। ये ऑलरेडी आप लोगों ने मैंने बताया था कि SLM की बहुत जबरदस्त सेल्स और रेवेन्यू जा रहे हैं टायर के डिपार्टमेंट के अंदर, तो जिसकी वजह से मैंने आपको ये स्टॉक भी रिकमेंड किया था। अगेन SRBI अभी तक जो है बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज टू सेल 78% स्टेक इन एसेट मैनेजमेंट आर्म, इन्वेस्ट अप टू ₹500 million इन पेस। ठीक है, तो ये FCSE जो है पेस के अंदर जो है अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा। बीको स्टील फाइनलाइजिंग फंडिंग प्लान फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट विद यूएई एफिलिएट। तो बीको स्टील जो है काफी हद तक काम भी कर रहा है कि मैं जो सोलर है वो ज्यादा अगेन आप देख रहे हैं सारी कंपनीज रीन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही हैं। जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके मार्जिन जो है वो काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। फास्ट केबल कंप्लीट्स प्लांट मशीनरी एक्सपेंशन एट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विच इज अगेन गुड। तो फास्ट केबल जो है वो भी अगेन बहुत जबरदस्त काम भी कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि काफी हद तक इसके मार्जिन भी इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये अगेन अपनी बेहतरी अगेन जो कुछ भी बेहतरी की तरफ यहाँ पे प्लांट एक्सपेंशन की तरफ काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेशियोज को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट्स की तरफ आते हैं। कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये इस वीक का हमारा रेशियो है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करते। ये एक इंडिकेटर ऐसा है जो कि आपको बहुत अच्छे बता सकता है कि इस टाइम हमारी जो स्टॉक्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल measures how much free cash flow a company generates relative to the capital invested in the business. It shows how efficiently company converts its total invested capital into real cash returns. ठीक है, तो एक इन्वेस्टेड कैपिटल है जिसका फॉर्मूला आपका बेसिकली होता है कि डेप्ट जो कंपनी ने लिया है प्लस इक्विटी और इसमें से जो एक्सेस कैश है उसको आप माइनस कर देते हैं, तो ये टोटल आपका इन्वेस्टेड कैपिटल होता है। ठीक है, इसको देखने का क्राइटेरिया क्या होता है कि आप फ्री कैश फ्लो को डिवाइड करते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल के साथ, और ये जितना ज्यादा आपका बेहतर होगा उतना आपका ये सिनेरियो बेहतर होगा। ठीक है, ये मैंने खैर CROIC लिखना था ये तो ये दिस इज फ्री कैश फ्लो डिवाइड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। सो हायर कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिव एबिलिटी रिलेटिव टू इन्वेस्टेड कैपिटल, एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, ड्यूरेबल कंपटीटिव एडवांटेज। ठीक है, मोट होगा उसके पास, यानी कि ये अगर सिनेरियो है तो वो एक कंपनी अच्छा जा रही है। ठीक है, हाई क्वालिटी अर्निंग्स बैक्ड बाय रियल कैश, फिर लोअर CROIC का मतलब है वीक कैश जनरेशन है, पुअर कैपिटल एलोकेशन है, कैपिटल हैवी स्ट्रक्चर है, लिमिटेड एबिलिटी टू सेल्फ फंड ग्रोथ। ठीक है, तो अच्छा इसको देखने का क्राइटेरिया क्या होता है कि अगेन हम इसके अंदर एक कंपनी को जाके देखते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे साजगर के ऊपर आ जाता हूँ और इसके जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे अगेन कैश फ्लोज पे बहुत बेहतरीन स्कोर हमारा सरमाया के ऊपर आ रहा है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो 81 का स्कोर आ रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ी सी 5800 आ रही है और अभी के लिए स्टॉक काफी हद तक कम है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे पास 61% है। ये अगेन कल के सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यूज के ऊपर भी मैंने आपको बताना क्या क्राइटेरिया होता है। ये टारगेट नहीं होता, ये बेसिकली होता है कि आपकी कितनी ज्यादा करंट प्राइस से आपका मार्जिन अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर 50% से ज्यादा अवेलेबल होता है, दिस इज गुड। 25% से भी ऊपर हो तो हम कह सकते हैं कि ये मार्जिन हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाते हैं कैश फ्लोज के ऊपर। यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये कैश रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल अगर आप यहाँ पे देखें बेहतरीन ये नंबर हमारे पास आ रहा है। मैंने अपने एंड पे इसको कहता हूँ कि 13% से ये ज्यादा ऊपर हो तो फिर तो बहुत बेहतर है। इसका यहाँ पे अगेन आप देख रहे हो बेहतरीन चल रहा है, 98 का स्कोर मेरे पास आ रहा है। सो विच इज एक्सट्रीमली गुड फॉर साजगर, और ये काफी हद तक ये देखें फ्री कैश फ्लोज के नंबर्स भी हमारे पास काफी हद तक बेहतर है। चलें ये तो हो गया मेरे एंड से, सारे फंडामेंटल्स को भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, 6 फैक्टर्स को भी डिस्कस कर लिया। आप चलते हैं वापस जी फराज आपके पास आते हैं। ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करना है कि कोई भी स्टॉक मार्केट जो लोकली है उसमें भी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अच्छा स्टॉक्स का बता दें, टॉपिक्स का जो भी हमारे 2026 के टॉपिक्स बताएंगे या SFAL क्लाइंट्स को हमने एक प्रीमियम में लिस्ट दे दी थी, सो अब उनकी वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। SH ट्रेड प्लान में अभी डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। जैसे ही मार्केट
अपने टेक्निकल्स को ठीक करेगी तो फिर ट्रेड प्लान्स हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे। बाय द वे आप लोग पिछली एपिसोड्स में जाए, जो जो अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताया हुआ है जैसे सासगार हो गया, तो इस तरह के स्टॉक्स के ट्रेड प्लान्स को आप फॉलो कर सकते हैं। एनीवेज आगे चलते हैं। दूसरा, हाँ, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट भाई, पेशेंस रखें, सुकून से काम करें, और अगर बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं ना तो ऐप को बंद कर दें, उससे कुछ नहीं होगा आपके देखने से कि वो बढ़ नहीं जाएगा और आपके देखने से घटेगा भी नहीं। सो उसको बंद कर दें, थोड़ा सा टाइम दें मार्केट को, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स भी देखेंगे। जो तीसरा सिनेरियो जो मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ से बाउंस आता है, हमें देखना पड़ेगा कि मैक्रोज हमारे कैसे। सो अभी अमान ने बताया कि 6 आउट ऑफ 6 जितने भी मेजर इंडिकेटर्स हैं वो सब बहुत अच्छे तरीके से अपटेक मार्क कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो अभी डिप आई हुई है ये वैल्यू बाइंग के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। सो बाइंग करें और फिर इंतज़ार करें कुछ टाइम के लिए, इंशाल्लाह अच्छे रिटर्न्स हो जाएंगे। अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर है, लेकिन आज भी जब भी क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी भी नीचे जाती है, सबसे ज्यादा लॉसेस करने वाला मुल्क सरे फहरिस्त पाकिस्तान है। इससे ये समझ आती है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पैसे बनाने का तरीका भी नहीं पता। सो हम लेकर आ रहे हैं सरमाया के ऊपर क्रिप्टो फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। सो आज ही सरमाया की ट्रेनिंग लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। सबसे पहले जो सेटअप है वो पाउंड यूएसडी का है, और पाउंड यूएसडी में हम क्या कहते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम को देखेंगे यहाँ पर, और 4 आवर के ऊपर मेरे पास इस जगह पे राइट नाउ जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। सो अगर हम करंट प्राइस पे बाय करते हैं, वैसे तो इसका ब्रेकआउट बाय करना चाहिए, लेकिन चलें करंट प्राइस पे बाय करते हैं और इसका एसएल जो है वो 1.33400 का रखते हैं। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1.355 को जाके टेस्ट करे TP1 के तौर पे और 1.36200 को करे। लास्ट टाइम भी एक कॉल हमने दी थी, इसके दोनों टारगेट सेट हो गए थे बाई साइड पे, और जो एग्जैक्टली TP2 था वहीं से ही नीचे आना शुरू हो गया। सो अभी इस दफ़ा दोबारा से बुलिश डाइवर्जेंस है और उम्मीद यही है कि बाउंस कर जाएगा यहाँ से। हमारा जो अभी आज पाउंड का डेटा है रिटेल सेल्स का वो बेहतर था, और जो यूएस डॉलर का डेटा आ रहा है, आप कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सी करेंसी इस टाइम फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फंडामेंटल्स की बात भी कर लेते हैं। पाउंड अगर आप यहाँ पे हम आ जाते हैं और सीजनल्स के ऊपर अगर हम आके देखते हैं, सो पाउंड के ऊपर अगर आप आओगे तो फरवरी का जो लास्ट मंथ है, जो वीक है, ये थोड़ा सा डाउन होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से आपके एनालिसिस से हल्का सा डिसएग्री करूंगा। पाउंड का थोड़ा सा नीचे आ रहा है। जो लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टीपी हिट हुआ था उसकी वजह यही थी कि 15 से 20 सेकेंड वाला जो आपका वीक बनता है उसमें ही काफी तक ऊपर था। जो लास्ट वीक है अब थोड़ा सा डिक्लाइन वाली साइड पे है। बहरहाल सिर्फ हमने सीजनल्स के ऊपर रिलाई नहीं करना होता, हम फंडामेंटल्स के ऊपर भी देखते हैं। डॉलर का अगर आप देखें तो ये पाउंड डॉलर जो है वो काफी हद तक हमारा स्ट्रांग रहा था। यही वजह बनी कि हमारे जो फंडामेंटल्स फैक्टर्स हैं वो काफी हद तक स्ट्रांग उसने स्ट्रेंथ दिखाई है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगेन जो हमारे फंडामेंटल का स्कोर हम वीकली निकालते होते हैं, यहाँ पे अगेन आप देखो तो वेडनेसडे वाले दिन आपका जो डॉलर है वो 4 ग्रीन एंड 2 रेड आया था, यानी कि डॉलर का डाटा इस वीक के अंदर काफी हद तक इंप्रूव आया। और पाउंड का अगर आप यहाँ पे देखें 1 एंड 7 आपका, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन जो है आपके फंडामेंटल फैक्टर्स काफी हद तक वीक हो गए थे। तो इस वजह से जो फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट होते हैं कि जिसकी बेस के ऊपर आपको एक पता लग सकता है कि आपके मार्केट जो है नीचे जा सकती है या ऊपर जा सकती है। तो ये कहना, आप ये देखो ट्यूसडे वाले दिन इसी वजह से मार्केट नीचे आई, वेडनेसडे वाले दिन भी इसी वजह से नीचे आई, और अभी के लिए ये एक बड़ी सपोर्ट पे आया हुआ है। हो सकता है यहाँ से बड़ा जबरदस्त रिकवर कर सकता है, लेकिन अगेन मेरे पास जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं अगर मैं उसके ऊपर बात कर लूं तो पाउंड इस टाइम डॉलर के इस वीक के अंदर काफी हद तक इंप्रूवमेंट आई है। लास्ट डे जो था वो भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का इसका जो डाटा आया था वो भी काफी हद तक इसका अच्छा आया। तो मुझे लग ये रहा है कि पाउंड के भी डाटा अगर एक आध वीक के लिए वीक हुए हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रांग हो रहे हैं तो हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन एक अच्छी रैली उसके अंदर आ सकती है। बट जो दूसरे एंड पे मुझे नजर आ रहा है कि डॉलर के भी कुछ हद तक काफी हद तक ये डाटा इंप्रूव हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो एक मेजर नंबर है, अगेन आप ये देखें 229 से एक्सपेक्टेशन से भी 206 पे आया है, और आपके जो ये फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है ये भी आपको थोड़ा सा बता रहा है कि आपकी ये स्ट्रेंथ है। तो अभी भी डॉलर के जो नंबर्स हैं वो काफी हद तक इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाउंड यूएसडी को बाय वाली साइड नहीं देख सकता। फंडामेंटली हो सकता है कि मैं इसको अवॉइड कर लूं, क्योंकि दोनों ही नंबर थोड़े से पाउंड के थोड़े से जो वीक हैं, लेकिन लास्ट वीक अगर देखा जाए तो ये काफी हद तक हमारे नंबर्स होते हैं इंप्रूवमेंट वाली साइड पे भी थे। एक आध मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको और भी दिखा देता हूँ। पाउंड का अगर यहाँ पे आते हैं, सो लास्ट वीक मैं आपको इसलिए यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि नंबर्स ये पाउंड के
पिछले वीक में अगर कंपैरिजन देखा जाए तो ये 8 ग्रीन एंड 4 रेड थे। अभी के लिए 1 ग्रीन 7 रेड है, तो अल्टीमेटली अभी भी 8 और 4 जो है ये थोड़ा सा नंबर ज्यादा ही है। पाउंड के नंबर अच्छे हैं। डॉलर के भी अगर आप लास्ट वीक में देखा जाए तो ये भी काफी हद तक इंप्रूवमेंट थी। थोड़ा सा लास्ट वीक में 1-2 नंबर्स खराब आए थे जिसकी वजह से हमने डॉलर वाली सेल की थी। तो ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा मिक्स चल रहा है। उसकी बेस के ऊपर मैं तो अपने एंड पे अवॉइड रखूंगा, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो फराज के एंड से इट्स अ बाय कॉल। सही, हमारे फंडामेंटल्स आप सजेस्ट कर रहे हैं कि दोनों के स्ट्रांग है, तो हो सकता है ये रेंज बाउंड भी हो जाए। सो बिल्कुल ठीक है। हम टेक्निकल्स के ऊपर स्टॉप लॉस इसीलिए लगा रहे हैं कि रिस्क डिफाइन करके कि यहाँ से हम चांस ले रहे हैं कि बुलिश डाइवर्जेंस हमें नज़र आ रही है, हम ऑन द स्पॉट इसलिए बाई कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा हम स्टॉक मार्केट की बात करें ग्लोबल मार्केट्स में, तो NAS 100 के ऊपर अगर देखा जाए तो हमने लास्ट टाइम जो अपना सिनेरियो डिस्कस किया था, जो ट्रेड प्लान था, जो पोटेंशियली टेक्निकल सेटअप था, स्टिल वही इंटैक्ट है। यहाँ पे इस जोन के ऊपर डेली टाइम फ्रेम है, तो ये रेंज बाउंड हो चुका है इस टाइम, और जब तक ये इस रेंज से ऊपर यानी कि सपोर्ट से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट यही करेंगे आगे आने वाले टाइम पे जाके ये बढ़ जाए। तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो 23,700 का ही रहेगा। नीचे आए करेक्शंस में 24,100, 200 तो अटेम्प्ट करनी चाहिए विद दिस स्टॉप लॉस। ये जो लेवल है ये आपका बैरोमीटर है कि बुलिश सिनेरियो रहेगा या बेयरिश रहेगा। सो 23,700 इज़ अ की लेवल गोइंग फॉरवर्ड कि ये ना ब्रेक हो। अभी तक लग ऐसे रहे कि शायद ना ब्रेक हो, और उम्मीद यही है अगर ये US ईरान वॉर वाली सिचुएशंस बेहतरी की तरफ जाती हैं तो सारी ग्लोबल मार्केट्स भी बेहतर हो जाएंगी। अगर तो उसके ऊपर कोई ख़ास इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, वैसे आजकल उसको वो कंसिडर नहीं कर रहे। ये उधर नहीं है, US ईरान वॉर की सिचुएशन की वजह से उनकी स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो, ये वैसे ही रेंज में चलती भी आ रही है काफ़ी टाइम से, तो ये वही रीज़न है। लेकिन ट्रम्प का कोई एक अच्छा ट्वीट अगेन मार्केट में इन्वेस्टर्स का गेन वापस ला सकता है, सो इंटरेस्ट वापस ला सकता है। सो ये है 23,700 इज़ अ की लेवल। बाकी अमार आप बताएं, फंडामेंटली आपने जो पोर्टफोलियो डिस्कस किया है वो तो बहुत बेहतरीन चल रहा है, और NAS 100 जो है वो रेंज में ही चल रही है। सो गोइंग फॉरवर्ड लग रहा है आपको कि ओवरऑल इंडेक्स भी परफॉर्म करना शुरू कर जाए? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मजीद डिटेल में और डिस्कस कर लेते हैं। पहले चलें सीजनल्स को भी इस दफ़ा देख लेते हैं कि हमारा इस वीक के अंदर जो सीजनल्स हैं स्टॉक मार्केट के क्या बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं और सीधा नैस्डैक के ऊपर आ जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे अगेन आप देखो फरवरी के एंड में थोड़ा सा नीचे आती है, डिक्लाइन वाली साइड पे आती है, जो ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं 15 ऑनवर्ड्स। देखिए सीजनल्स कितना जबरदस्त कमाल काम कर रहे होते हैं कि आपके फंडामेंटल्स अगर आप इंटैक्ट हैं फिर तो सीजनल्स से बहुत ज्यादा हाइप हो जाती है। लेकिन अगेन थोड़ा सा अगर जिगजैग चल रहा हो, मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो फिर सीजनल जो है वो काफी हद तक अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो ये अभी तक के लिए जो डाउन है, हम वेट करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, वहां से थोड़ा सा एक हाई जंप नजर आ जाता है। लेकिन फंडामेंटल्स के ऊपर आ जाए तो फंडामेंटल्स में कहानी मुझे बहुत जबरदस्त नजर आ रही है, और ये चीज मैं बहुत अरसे से बात करता आ रहा हूँ कि जो मेरे फैक्टर्स जो मैं जो देख रहा होता हूँ लीडिंग ग्लोबिंग इंडेक्स इंडिकेटर्स, ये मैंने अपना एक टूल बिल्ड भी किया हुआ है, वैसे ग्लोबली भी इसको अवेलेबल होता है, मैं अपने टूल्स खुद से देखता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो इंटरनेशनली लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यानी कि पूरे 9 कंट्रीज का मैं इंडिकेटर्स के इंडेक्स बनाता हूँ, तो ये काफी हद तक इंप्रूव होता जा रहा है। यहाँ पे देखें कोई 6 में पहले 160 का स्कोर था, जो कि मेरा अब से स्कोर है वो तकरीबन 196 तक बढ़ चुका है। यही चीज अगर मैं यूएस के ऊपर आ जाता हूं तो यूएस के अंदर अगर आप देखो ये 94 के पास जो स्कोर था वो अब बढ़ता बढ़ता 103 के पास आ चुका है। सिमिलरली अगर आप यूके के देखेंगे 90 का स्कोर जो है वो 105 इसका बहुत ही बेहतरीन गया है, और इसी वजह से जो यूके की मार्केट है वो इस टाइम ऑल टाइम हाई पे है। तो ये सिनेरियो अगर आप देखें तो ग्लोबली सारी मार्केट्स के अंदर तकरीबन सब में ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है मुझे काफी हद तक अच्छे नजर आ रहे हैं, और इसकी वजह से आपकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो आपके एंड पे मुझे नजर आ रहा है कि ये आगे भी परफॉर्म करेंगे। अच्छा, यूएस का थोड़ा सा मैं यहाँ पे 1-2 नंबर्स और दिखाता हूँ। जैसे आप अगेन आप देखो बिल्डिंग परमिट्स, ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये क्या नजर आ रहा है कि आपके ये भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप कंज्यूमर सर्वे के ऊपर आप आ जाओ, 50 से बढ़ के आपका कंज्यूमर सर्वे ये भी 56 पे स्कोर आ गया, तो ये भी हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ISM मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये काफी हद तक बहुत बुरा चल रहा था अमेरिका का, अब जो है अगर आप देखो 48 से 52 पे आ गया। न्यू ऑर्डर्स जो हैं आपके 48 से 57, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो बता रही है कि भाई हमें ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वो उल्टा बता रही है कि हमें ऑर्डर ज्यादा मिल रहे हैं और हम यहाँ पे बैठ के परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है। एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 50 से आपका बढ़ के 53 पे आ गया। अब ये चीज समझने वाली बात है कि ये नंबर्स हमें बता रहे हैं कि ग्लोबली नंबर्स इंप्रूव कर रहे हैं। नैस्डैक थोड़ी सी मार्केट नहीं परफॉर्म करी, लेकिन क्या हमारे स्टॉक्स परफॉर्म करें?
यस कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमने वो सेक्टर्स को पिक किया हुआ है, या वो चीजों के ऊपर फोकस करें, वो कंपनीज के ऊपर फोकस करें जो इस टाइम पे अर्निंग ज्यादा ग्रो करेंगी, बजाय इसके कि वो पूरी दुनिया में मेटा को ले लो आप, फेसबुक, ये जो आप एप्पल है स्टॉक्स को ले लो, या टेस्ला को ले लो, इस तरह की कंपनी से बेहतर है कि जो हमें लग रहा है कि जो सेक्टर ज्यादा अच्छा रहेंगे। तो ये थोड़ी सी समझने वाली बात होती है कि नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी जो है सेक्टर ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। जी, बैक टू फराज। अच्छा, हमारे इसके बाद हम डिस्कस करते हैं गोल्ड को, और गोल्ड के ऊपर अगेन जो हम सिनेरियो अपना प्ले करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ से 3891 से जो 56 तक की रिट्रेसमेंट थी, वो ये सारे पॉइंट्स थे। सो पिछले 2-3 हफ्तों से, 4 हफ्तों से हम इसमें बुलिश साइड ही की तरफ ट्रेड ले रहे हैं, और एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ये सारा आपका एक्यूमुलेशन जोन होगा, और आने वाले टाइम पे ये दोबारा से जाके इसको टारगेट्स को 5372 और देन दोबारा जो 5600 के हाइज हैं उसको जाके टेस्ट करें। सो ये हमारी TP1 है, TP2 है। अगेन रिस्क आपने बहुत सोच समझ के लेना है। अगर आप लेवरेज के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि ये $5000 का इस टाइम एक आउंस चल रहा है, तो 0.01 से ज़्यादा की लॉट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अकाउंट आपका ज़ीरो भी हो सकता है, और $100 $200 वाले अकाउंट्स इसमें फ़ौरन ख़त्म हो सकते हैं। सो कोशिश यही करें कि बड़े पैसों पे या प्रॉफिट्स के ऊपर काम कर लें इसको छोटी लॉट्स के साथ, तो फिर आप इसके ऊपर ठीक ठाक पैसे बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसमें बड़ी पोजीशंस या लेवरेज के साइज़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जाकर स्टॉप लॉसेस या वैसे ही अकाउंट वॉश हो जाएंगे। सो ओवरऑल इसमें हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो बाय ऑन साइड पे, बाय ऑन डिप वाली साइड पे जब भी इस पे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कोई बुलिश इंडिकेशंस मिल रही हो तो वहाँ पे ज़रूर इस पर अटेम्प्ट करना चाहिए। बाकी रेंज में ही है, जैसे लास्ट वीक भी अमान ने कहा था कि सीजनल्स या COT रिपोर्ट के मुताबिक ये रेंज में रहना चाहिए, तो उसी तरह से परफॉर्म कर रहा है। अब हम दोबारा से हमारे से अपडेट लेते हैं कि इस दफ़ा की रिपोर्ट्स क्या कह रही है, कि कोई पोटेंशली बाइंग नज़र आई है उसमें या नहीं। हमार COT की क्या अपडेट है? लास्ट टाइम तो बड़ा परफेक्ट आपने प्रेडिक्ट किया था। अच्छा, सो इस दफा हम सीनियर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। गोल्ड का जो लास्ट वीक है वो काफी, जो फरवरी का लास्ट वीक है वो अगर आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा डिक्लाइन वाली साइड पे आता है, और डॉलर के जहां पे हमें नंबर थोड़े से इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। अभी नेक्स्ट वीक में देखा जाएगा कि क्या सिनेरियो हमारा बनता है। तो उसकी वजह से अगेन गोल्ड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव वाली साइड हमें दिख रही है कि हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे वापस आ जाए। अभी भी अगर COT के ऊपर आते हैं 80%, 20%, 80% लॉन्ग में अभी भी गोल्ड में है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी भी ये समझता है कि गोल्ड जो है एक मेटल, एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें अभी भी एक्सपोजर उनका होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे अगेन गोल्ड के ऊपर एक मैसिव इसमें सेलिंग वाली साइड नजर आई है, नॉन कमर्शियल, जिसकी वजह से मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को बता दिया था कि हो सकता है अब ये थोड़ा सा सेलिंग वाली साइड या जो थोड़ा सा प्रेशर वाली साइड पे रह सकता है। तो ये नंबर्स अभी तक जो है ये आ चुके हैं। आज के दिन जो है फ्राइडे की, हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं फ्राइडे की रात को जो नया डाटा है वो आता है, उसकी बेस के ऊपर फाइनल मुझे पता लग जाएगा कि क्या सिनेरियो बनेगा इस वीक का। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो आइडिया मिल जाएगा, लेकिन अगेन अगर कोई बहुत बड़ा जंप नजर आ गया कि इसके अंदर बाइंग हुई है तो वो मुझे आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे अभी के लिए अगर आप देखें तो 250 का जो नंबर है नॉन कमर्शियल्स का वो कम होते होते 160 पे आया हुआ है फिलहाल के तौर पे। तो अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद प्रेशर ले लेगा गोइंग फॉरवर्ड। देखते हैं हम कैसा रहता है सिनेरियो। जी, बैक टू फ्रांस। अब मेरे ख्याल में सलमान को इनवाइट करते हैं और क्रिप्टो के हवाले से बात करते हैं, क्या चल रहा है उसमें। जी सलमान, कैसे हैं आप? थैंक यू फराज भाई, नमार भाई। क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी अप्स एंड डाउन मूवमेंट्स भी आ रही हैं, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। फंडामेंटली अगर देखते हैं तो हमारे पास जो क्लैरिटी एक्ट है वो US गवर्नमेंट जो है उसको पिच इन कर रही है, और 1 मार्च अभी डेडलाइन है ये कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उस क्लैरिटी एक्ट के बारे में जो जो भी उनके सजेशंस हैं वो उसको दें। और मेनली जो उसके अंदर बात आई हुई है वो जो USDT जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं उसको जो ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है या जो यील्ड मिलती है उसके ऊपर डिस्कशन चल रही हैं। तो 1 मार्च क्रिप्टो की मार्केट के लिए ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेट होगी। इसके अलावा और भी मार्केट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और कुछ प्रॉपर सेटअप्स अगर हमारे पास बन रहे हैं और डिफरेंट परफॉर्मेंस सेक्टर्स जो कॉइन्स की हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, वो भी हम जाके शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो वो बात होती है इस पूरी कम्युनिटी के अंदर आपकी सेफ्टी की, कि आपने जिन जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉइन्स के अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी सेफ्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सेफ्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है इस तरह की सिचुएशन में, जब मार्केट के अंदर लो लिक्विडिटी होती है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तब हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस के अंदर जो एक्सचेंजेस होती हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस, बायबिट वगैरह हैं, बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि ये इललिक्विड हो जाएं, इनके पास उतनी लिक्विडिटी ना हो,
और फिर लोग जो हैं वो अपने कॉइन्स को सेल करना शुरू करें या ट्रांसफ़र करना शुरू करें, विथड्रॉज़ स्टार्ट करना शुरू कर दें। तो फिर इस तरह की सिचुएशन में एक सॉर्ट ऑफ पैनिक सेलिंग या पैनिक विथड्रॉल, जिसको हम बैंक रन भी नॉर्मल दुनिया के अंदर कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। तो फिर उस सिचुएशन में ये एक्सचेंजेस अपने जो विथड्रॉल्स हैं उनको हॉल्ट कर देती हैं, रोक देती हैं और ट्रेडिंग को भी पॉज़ कर देती हैं। अब यही चीज़ मैंने 6th ऑफ फ़ेब को अपनी कम्युनिटी के अंदर बताई थी उनको, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको बताया कि इस तरह की मार्केट की सिचुएशन में बेस्ट केस सिनेरियो ये होता है कि आप अपने कॉइन्स को अपनी कस्टडी में रखें। वो आपके डिफरेंट वॉलेट्स की फॉर्म में हो सकता है, डिफरेंट एक्सचेंजेस की फॉर्म में हो सकता है, जो हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती हैं, वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट वॉलेट्स के थ्रू, वेब3 वॉलेट्स के अंदर, या हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर वॉलेट्स भी आते हैं। अब उस चीज़ की इम्पोर्टेंस का अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो हमारे पास सेम एग्ज़ैक्टली यही हुआ कि सेकंड वीक जो हमारा फ़ेब का था, उसके लास्ट में कॉइनबेस ने अपने विथड्रॉल्स और ट्रेडिंग को पॉज़ कर दिया, इसी वजह से कि बैक एंड पे वो थोड़े से इलिक्विड हो गए थे। ट्रेडिंग वॉल्यूम जब बहुत ज़्यादा हो रहा था और वो सेलिंग प्रेशर की तरफ आ रहा था और विथड्रॉल्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पे अगेन जैसे मैंने कहा कि बैंक रन वाली सिचुएशन आ जाती है। अब अभी उस तरह से ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, सिर्फ़ एक एक्सचेंज के साथ हुआ। लेकिन कभी भी हालात बदलते हुए टाइम नहीं लगता इन फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, और कब ये एक डोमिनो इफ़ेक्ट इख्तियार कर ले। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको तैयार रहना चाहिए। आपके जो भी फंड्स हैं, आप उनको अपने वेब3 वॉलेट्स के अंदर या अपने जो हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं, उसके अंदर आपको स्टोर करना वो ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ, जो आपके ट्रेडिंग के लिए फंड्स आप यूज़ करते हैं, उसको आप एक्सचेंजेस पे रख सकते हैं, लेकिन वो भी उसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी कम होनी चाहिए, और यही बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपके लिए। इसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीकली ओवरव्यू में, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस वीक के अंदर हमारे पास कौन-कौन से अनलॉक्स आ रहे हैं, वो मेजर अनलॉक्स हैं, माइनर अनलॉक्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो जुपिटर कॉइन है, जो सोलाना का एक बहुत बड़ा डेक्स भी है हमारे पास, उनके थर्सडे 26th ऑफ फ़ेब को $8 मिलियन के हमारे पास अनलॉक्स आने वाले हैं, और इसके बाद सैटरडे 28th को भी $30 मिलियन के हमारे पास इसके अनलॉक्स आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अगर आप जुपिटर को होल्ड करते हैं, तो ये दोनों डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब इसको अगर हम देखें कि इसके पूरे इकोसिस्टम में एलोकेशन किस तरह से रही है, तो हमारे पास जो जुपिटर की कंप्लीट मिंटिंग हुई है, वो $10 बिलियन की है, जिसमें से $5 बिलियन वो टीम की तरफ गए हैं और $5 बिलियन कम्युनिटी की तरफ गए हैं। तो अगेन ये जो अनलॉक्स होते हैं, ये कम्युनिटी की तरफ से भी होते हैं, ये टीम्स की तरफ से भी होते हैं, क्योंकि अगेन जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, तो फिर रेगुलर इंटरवल्स के साथ उनको उनके कॉइन्स अनलॉक्स मिलते रहते हैं। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ा-सा सेल प्रेशर भी हमें देखने को मिल सकता है इन डेट्स के अंदर। बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए ये था कि मैं आपको बताऊँ कि किन टाइम्स में हो रहा है। तो अगर मैं टाइम्स की बात करूँ, तो 11 एएम जीएमटी अगर आप देखेंगे तो 26 ऑफ फ़ेब को, और इसके अलावा 11 एएम जीएमटी अगेन 28 ऑफ फ़ेब को आप कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम ज़ोन के लिहाज से, अगर आप प्रॉपर टाइम्स में देखना चाहते हैं कि कब इसकी क्या मूवमेंट आ रही है। तो करंटली जो रिलीज़ होगी वो नियरली 8% जो इसकी सप्लाई है उसमें से रिलीज़ होगा, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और इसमें से जो एलोकेशन जिस तरह से कर रहे हैं, वो अपनी जुपिटरी में जा रही है, टीम में जा रही है, और मर्क्यूरियल स्टेक होल्डर्स जो इनके हैं, फाउंडिंग जो टीम है उसमें जा रही है। तो ये आपको इस तरह से इसकी देखने को मिल सकती है कि किस तरह से ये अपने जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनको किस परसेंटेज के साथ ये टोकन्स को रिलीज़ कर रहे हैं। तो अगेन आपको यहाँ पे काफ़ी कॉशियस होके इसको देखना होगा। इसके अलावा अगर हम चलते हैं सेक्टर्स जो इस वीक में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और जिन्होंने वर्स्ट परफॉर्म किया, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो हमारे पास डीप इन सेक्टर आता है, जो डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आता है। मार्केट्स अगर रेड भी रही हमारे पास, लेकिन 15% का इंक्रीज हमें इस सेक्टर में देखने को मिला है। इसके अलावा मीम कॉइन्स में थोड़ी सी मूवमेंट आती है, नियरली 2% की, जो कि निगलिजिबल है। एनएफटी एप्लीकेशंस की जहाँ पर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी 1.3% की मूवमेंट हमें अपसाइड की देखने को मिली पूरे सेक्टर में ओवरऑल। बाकी जितने भी हमारे पास गेमिंग या लेयर वन्स आ रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 1% या -1% उस मतलब एक रेंज बाउंड हुए हैं, ज़्यादा मूवमेंट्स उसमें नहीं आ रही है। जो ब्रिजिंग का हमारा सेक्टर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें ड्रॉप देखने को मिला है, नियरली 17% का ड्रॉप देखने को मिला है। और अगर हम बात करते हैं कि डीप इन में कौन से प्रोजेक्ट ने बेहतर परफॉर्म किया, वो हमारे पास हीलियम रहा है, जिसने नियरली इस वीक के अंदर 55% की रैली हमें दी है। अगेन अगर रैली आई है, तो फिर अगर वो प्राइस थोड़ी-सी कूल डाउन होती है, तो आप उसमें थोड़ी-सी पोज़ीशंस को बिल्ड अप कर सकते हैं। आप उस सिनेरियो में भी इसको करके देख सकते हैं। बट अगेन ये जो टाइम होता है, ये ट्रेडिंग के लिए बहुत आइडियल टाइम है, बहुत वोलेटाइल मार्केट है।
बहुत सारे ट्रेडिंग के सेटअप्स मिलते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो वो आपके लिए एक बेस्ट केस सिनेरियो होगा। और ब्रिजिंग में जो हमें ज़्यादा देखने को मिला, डाउन ट्रेंड्स देखने को मिले, वो हमारे पास ज़ेडआरओ प्रोजेक्ट जो है, लेयर 0, इसको हम कवर कर चुके हैं। जब ये ऊपर जा रहा था हम इसको तब भी कवर कर रहे थे, इसमें ट्रेड आइडियाज़ भी हमने दिए थे और वो सक्सेसफुल भी हुए थे। सिमिलरली अब मार्केट जब नीचे आ रही है तब भी हमारी इस पे पूरी नज़र है, ताकि हम पूरे सेक्टर्स को देखते हैं कि कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है वो हमारे पास है, जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, वो ये अनाउंस उन्होंने कर दिया है कि वो 24/7 क्रिप्टो करेंसी की जो फ्यूचर्स हैं और ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है वो 29th ऑफ मई से करने जा रहे हैं। क्योंकि सीएमई अभी हमारे पास मंडे टू फ्राइडे ओपन रहती है, लेकिन 29th ऑफ मई के बाद ये 24/7 हो जाएगी। अगेन यहाँ से आपको इस मार्केट की क्रेडिबिलिटी कह लें या वॉलेटिलिटी कह लें, वॉलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी अगेन क्योंकि मार्केट कैपिटल बहुत कम है इस ओवरऑल मार्केट का, तो बहुत अप एंड डाउन होता रहता है मार्केट कैप, तो उससे क्रेडिबिलिटी में थोड़ा-सा भी इश्यूज़ आते हैं। उस तरह से लोग सेटल डाउन नहीं हो पाते इन्वेस्टमेंट्स के मामले में। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, तो सीएमई का 24/7 लॉन्च करना इन मार्केट्स में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए है कि इनको उसमें पोटेंशियल बहुत नज़र आ रहा है कि बहुत वॉल्यूम जनरेट होता है, इसलिए मंडे टू फ्राइडे के अलावा ये वीकेंड्स पर भी उसको लेके जाने वाले हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि किस तरह से बाइनेंस है, बायबिट है और बाकी एक्सचेंजेस कितना वॉल्यूम जनरेट कर रही हैं वीकेंड्स के ऊपर ही सिर्फ काम करके। तो ये एक अच्छी चीज़ है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की हेल्थ के लिए, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, कि सीएमई ग्रुप जो है वो इन क्रिप्टो करेंसीज़ को लॉन्च करने जा रहा है वीकेंड्स के ऊपर भी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जैसे बैंक रन की बात की थी, कॉइनबेस की बात की थी। अच्छा, मैं डिटेल में उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊँगा उस पूरे सिनेरियो के अंदर कि उसके अंदर क्या हुआ और किस तरह से आप उस सिचुएशन के अंदर बच सकते हैं। तो हमारे पास एक और जो एक्सचेंज है, उसने भी, जो शिकागो बेस्ड कंपनी है, उसने भी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके डिपॉज़िट और विथड्रॉल्स को टेम्परेरी होल्ड कर दिया था। तो अगेन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है कि अगर आपके कॉइन्स आपके पास हैं, अगर वो एक्सचेंजेस के अंदर हैं, तो वो हमेशा एक सॉर्ट ऑफ हिट रेट पर ही रहते हैं। कभी भी उन पर जो है वो एक्सचेंज बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो आपके डिपॉज़िट्स या विथड्रॉल्स को होल्ड कर दें, तो आप उस सिचुएशन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फंड्स को सेफली सिक्योर रखना। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जाने से पहले थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि हमें जो बीटीसी का लॉन्ग टर्म कॉस्ट बेसिस डिस्ट्रीब्यूशन हीट मैप है, वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो करंटली जो प्राइस बीटीसी की चल रही है वो उसी लेवल पर है जहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 हमारे पास यहाँ पे थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये सारा एक्यूमुलेशन ज़ोन है, जहाँ से एक्यूमुलेशन हुई थी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे। बड़े जो वॉलेट एड्रेसेस होते हैं जिनके पास 10,000 से ज़्यादा बिटकॉइन होता है, उनकी तरफ से एक्यूमुलेशन हुई थी इस टाइम ज़ोन में। ये जो लास्ट बुल पीरियड था उसमें मैं डिटेल में आपको वो चीज़ ग्राफ्स की फॉर्म में भी दिखाई थी। अगेन प्राइस उस ई ज़ोन के अंदर वापस चली गई है। तो ये इम्पोर्टेंट ज़ोन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, इस पूरे ज़ोन को देखना कि यहाँ पे प्राइस किस तरह से रिएक्ट करती है। जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहती है, और वीकली बेसिस पर भी मिड वीक भी मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूँगा। इसके अंदर आपको सरमाया के चैनल पे एक सीरीज़ भी देखने को मिलेगी, सरमाया लर्न के नाम से, जिसमें क्रिप्टो सर्वाइवल गाइड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं या आप न्यूबी हैं, तो किस तरह से आपने इस मार्केट को क्रैक करना है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस तरह के टूल्स और इस तरह की चीज़ें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो उस सीरीज़ के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं, अगर कुछ कॉइन्स की बात करें, तो मीम्स का सेक्टर में देखा कि नियरली 2% अप है। मीम्स में अगर हम देखते हैं तो कॉमेडियन, जिसको बैन यूएसडीटी हम कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी ये रैली कर रहा है। अगेन बाकी मार्केट सारी डाउन है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो कि हमेशा परफॉर्म कर रहे होते हैं। और यही हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्रिप्टो फंडामेंटल्स का, उसमें हम सिखाते हैं कि किस तरह से आपने उन प्रोजेक्ट्स को ढूँढना है जहाँ पे मनी का फ्लो चल रहा होगा, जहाँ पे यील्ड्स आ रही होंगी। अगेन अगर प्रोजेक्ट अच्छा पैसा बना रहा है, चाहे वो लेयर 1 का प्रोजेक्ट है या मीम का प्रोजेक्ट है या गेमिंग का है या डीपिन का है, अगर वो पैसा बना रहा है तो वो पैसा उनकी प्राइस एक्शन में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो करंटली बैन यूएसडीटी को आप इस तरह से देख सकते हैं, 0.12 पे चल रहा है। अगर आपको कहीं ये 0.10 पे मिलता है, क्योंकि यहाँ से ब्रेक करके ज़ोन को गया है, अगर ये वापस आकर इस ज़ोन पे रीटेस्ट करता है, तो यहाँ पे आप अपनी एंट्रीज़ को बना सकते हैं, और ये जो मोस्ट रिसेंट हाइज़ हैं, इनको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, अगर आप ट्रेड आइडिया उसमें लेना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंसो नेटवर्क आता है, जो कि आपके जो वेब 2, वेब 3 की इकोसिस्टम्स हैं, उनको मर्ज करने में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इनकी मैं देख रहा हूँ कि ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, बहुत यूज़र्स इनके बढ़ रहे हैं। अगेन
इन्वेस्टमेंट एडवाइस करंटली थोड़ी सी टफ हो सकती है जब तक बिटकॉइन एक तरह से सेटल नहीं हो जाता किसी जगह पर। लेकिन ट्रेड आइडियाज़ की जब हम बात करते हैं और ऑन चेन एनालिसिस का सहारा लेते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें ऑन चेन मूवमेंट्स देखने को मिल रही है। अगेन इसने भी यहाँ पे इस ज़ोन से ब्रेकआउट करके हमारे पास गया है। तो अगर आप इसमें भी पोजीशंस को अगर बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन अगेन ट्रेड आइडियाज़ हैं 4 आवर की बेसिस पर, 12 आवर की बेसिस पर आप ये कर सकते हैं कि अगर ये प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने आती है 1.6 के ज़ोन पे, 1.7 के ज़ोन पे, तो यहाँ पे आप एक बाय की ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आप 1.26 1.24 पे लगाकर 1:1 की तरह आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके अंदर। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो एआई सेक्टर के अंदर अगेन क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एआई एजेंट्स पे काम था। इसके अलावा जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स आते हैं एआई के, जिसमें चैट जीपीटी आता है, हमारा क्लॉड आता है, परप्लेक्सिटी आता है, उसी तरह से एवेलिन हमारे पास एआई क्रिप्टो की दुनिया में आ रहा है, जहाँ पे आप रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं और इस जितना इस चेन को आप यूज़ करेंगे, उस सिस्टम को यूज़ करेंगे, वहीं से आपके क्रेडिट्स जनरेट होंगे और उन्हीं क्रेडिट्स को यूज़ करके आप अपनी चीज़ें बिल्डअप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ऑन चेन एक्टिविटी अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़बरदस्त इसकी चल रही है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं और आप फ्री में बनाना चाह रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म का, एआई प्लेटफॉर्म का, तो आप आकर यहाँ पे एक फ्री वर्जन यहाँ पे ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। इसके प्राइस एक्शन को देखते हैं तो ये इसका प्राइस एक्शन है। अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि ऑन चेन एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त इसकी चल रही है और उसको अगर हम देखते हैं और वही चीज़ हमें रिफ्लेक्ट इसकी प्राइस में होती भी यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रही है। अगेन इसके नीचे आने का हम वेट कर सकते हैं और जैसे ये हाई लो यहाँ पे बनाना आता है इस ज़ोन के अंदर, 0.2 ज़ोन के अंदर अगर नीचे से आ जाता है तो इस ज़ोन के अंदर स्टक हो सकता है। बट अगर 0.2 से हमें अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छी कैंडल्स बन रही हैं, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, तो यहाँ से इसको ट्राई किया जा सकता है 0.20 से और अगेन इसका टारगेट्स जो मोस्ट रिसेंट होंगे उसको टारगेट किया जा सकता है। तो हमारे पास ये आता है। लास्टली हमारे पास जो आता है वो विनस प्रोटोकॉल आता है। ये भी हमारे पास एआई की एक तर्ज पे है, एआई नीश की तरफ से है। ओवरऑल एआई नीश उस तरह से फ़िलहाल परफ़ॉर्म नहीं करी, नियरली 1 टू 2% इसमें हमें इस वीक के अंदर चेंज देखने को मिला है। लेकिन इसके अंदर जो कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। वो एआई एजेंट्स नहीं हैं। ये इस तरह के जो ओपन एआई के लेवल के हैं, क्लॉड के लेवल के हैं, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो एआई जनरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, वो बहुत एक्सेल कर रहे हैं। अगर आपने मैक्सिमम बेनिफिट लेना होता है उन प्लेटफ़ॉर्म से जो एआई के हमारे पास हैं वेब 2 के अंदर, तो वो पेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात ये है कि क्रिप्टो में जो हमारे पास एआई के मॉडल्स ये दे रहे हैं हमें यूज़ करने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं और हम उसको मैक्स बेनिफिट पे जाकर यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। और ये चीज़ अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि रिफ्लेक्ट करती है इसके प्राइस एक्शन पर भी। तो अगर हम ट्रिपल वी की बात करें तो हमारे पास ये इस ज़ोन के अंदर है, नियरली 3.5 से 4.6 4.7 के ज़ोन के अंदर ये मूव कर रहा है। तो बहुत अच्छा ज़ोन प्ले है। अगर यहाँ पे आता है इसको बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आता है आप इसको सेल कर सकते हैं। ब्रेकआउट देता है तो आप जितना ये है आप इसको नियरली 5.5 5.6 तक भी इसके ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये आज के हमारे कुछ ट्रेड आइडियाज़ थे जिनको आप देख सकते हैं। अगेन ये सारे बाय के सेटअप्स हैं। हमारी कोशिश होती है कि थोड़ी से बाय के सेटअप्स इस तरह के मार्केट में जब पूरी मार्केट रेड होती है, हम बाय के सेटअप्स आपके लिए निकाल के लेके आएँ। बीटीसी को डिस्कस कर लेते हैं। इसके 1 आवर का टाइम फ्रेम एक पैरेलल चैनल से ब्रेक करके ऊपर आया है, दोबारा से नीचे आके हो सकता है यहाँ कहीं टेस्ट करे ये और उसके बाद हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये 70,800 और 72,200 को जाके टेस्ट कर जाए। जो इसका एसएल होगा राइट नाउ आपका 65,000 के करीब बनता है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है। बाय द वे अगर इसको ब्रॉडर उसमें देखें, ये ओवरऑल जो है अभी तक आपकी एक रेंज में चल रहा है और इसको रेंज में रहना चाहिए, जो हमने लास्ट एपिसोड में बड़ी डिटेल से बीटीसी के ऊपर बात की थी कि यहाँ पे एक्यूमुलेट होना चाहिए एंड देन फिर उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम पे फिर ये रैली करेगा। अदरवाइज अवॉइड अगर करते हैं इन सेटअप्स को तो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बहुत शौक है ट्रेड करने का तो यहाँ पे एसएल रख के फिर बाय साइड वाली ट्रेड ली जा सकती है। इसी तरह इथेरियम कोई ख़ास इसमें भी सेटअप नहीं बना हुआ, ये भी प्रॉपर एक ज़बरदस्ती रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहा है जो 19,000 से लेके 2100 तक की है। 1900 से लेके 2100 तक की इसी के अंदर ट्रेड हो रहा है और अगर ये 1900 ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा से जाके इन लेवल्स को 1750 60 को जाके फिर टेस्ट कर सकता है। सो स्टिल इसमें भी एक्यूमुलेशन चल रही है। लेट्स सी कि किस तरफ को जाता है। अगेन इनको अवॉइड ही करें, फिलहाल कोई अच्छे सेटअप्स नहीं है, रेंज बाउंड है।
जब इनमें रैलीज कन्वर्ट करेंगे अपनी इन रेंजेस को, तो फिर उस टाइम अपॉर्चुनिटी आ जाएगी इसमें बाइंग साइड की भी। मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ कवर कर लिया हमने। हमारा पैनिक सेलर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दिया कि पेशेंस से काम करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का भी बता दिया, बाहर की मार्केट्स का बता दिया, गोल्ड का भी बता दिया। जो टॉप पिक्स होती हैं हमारी, वो टाइम, चूँकि अभी इफ्तारी होने वाली है यहाँ पे, टाइम भी कम है। सेकेंडली जो बताई हुई हैं आप लोगों को, वो उन्हीं को फॉलो कर लें। और यूजुअली लोगों के पास अगर पैसा नहीं है, फुली इन्वेस्टेड हैं, तो फिर इंतज़ार करें। जी हमारे में ख्याल में अब रैप करते हैं। परफेक्ट हो गया। चलें, ऑलरेडी हमने सब समराइज कर दिया सारी चीज़ें। अगेन जिन लोगों ने वेबिनार के लिए रजिस्टर करना है, संडे को सुबह सुबह 11 बजे इंशाल्लाह हम वेबिनार करेंगे। उसमें भी अगेन थोड़ी सी एक साइकोलॉजी के ऊपर मैंने एक स्ट्रैटेजी बिल्ड की है, जिस तरीके से मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ या मेरे स्टूडेंट्स अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से फराज की तरफ से, समा की तरफ से, समा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।